हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। तो अपने पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर बेटा, और अपने कंटिन्यू कर रहे हैं आपका पोइट्री सेक्शन, जिसमें आपकी 2 पोइम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। अ लेक्चर अपॉन द शैडो एंड ऑन टाइम। ऑन टाइम वाज रिटन बाय अ ग्रेट पोइट जॉन मिल्टन, एंड उसी ग्रेट पोइट की आज एक और पोएम जो अपने पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में ऐड की गई है, उसका नाम है ऑन शेक्सपियर। ठीक है बेटा। वैसे तो शेक्सपियर जब उनकी डेथ हुई तो जो जॉन मिल्टन थे वो बच्चे थे, यानी कि सिर्फ महज उनकी 8-10 साल की एज थी जॉन मिल्टन की। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने उनका जो लिटरेचर पढ़ा, शेक्सपियर की राइटिंग्स, उनकी पोएम्स, उनका जो लिखा हुआ पढ़ा, तो उनके फैन हो गए। तो वो उनके बारे में लिखते हैं। जॉन मिल्टन के बारे में मैं लास्ट वीडियो में यानी कि ऑन टाइम में अपने ऑलरेडी डिस्कस बेटा कर चुके हैं कि जॉन मिल्टन कौन थे, क्या थे। ऑन शेक्सपियर बेटा ये आपकी पोइम है। तो ये भी जॉन मिल्टन ने लिखी है। 1608 में इनका बर्थ हुआ एंड 1674 में इनकी डेथ होगी। इंग्लैंड से थे ये। जो शेक्सपियर थे उनकी डेथ होती है बेटा 1616 में। ठीक है, 1616 में, यानी कि वो लगभग 8 साल के हुए। ठीक है। तो जॉन मिल्टन इंग्लैंड में पले बड़े बेटा, बहुत ही ग्रेट पोइट थे, हिस्टोरियन भी थे, और आपको मैंने बताया था कि उस टाइम की जो पॉलिटिकल अपहीवल थी एंड रिलीजियस, उसके बारे में ये बहुत अपडेटेड रहते थे और उसके बारे में बहुत लिखते थे, और इनका भी उसमें बहुत ज्यादा योगदान था। इनके जो फेमस बेटा राइटिंग्स हैं वो है पैराडाइज लॉस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश टिल डेट, पैराडाइज लॉस्ट। और उसके बाद इनका था पैराडाइज रिगेन्ड। मैंने आपको बताया था कि ये रोमन, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे। लेटर ये लैटिन के वो बने, सेक्रेटरी बने बेटा, सेक्रेटरी। तो क्या हुआ, वो जब उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया कि वो अंधे हो गए थे, तो अंधे होने के बाद उन्होंने जो लिखा था वो पैराडाइज लॉस्ट था। और उसके बाद वो धीरे धीरे वो इंटेलेक्चुअली और इंटेलिजेंट हो गए, यानी कह लो उन्होंने अपने अंदर को पा लिया, इंट्रोस्पेक्शन किया। तो बाद में उन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड लिखा। ठीक है, 2 एपिक्स हैं, पोएम एपिक्स, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। तो अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने डिक्टेट करके बहुत ही ग्रेट एपिक्स लिखे इंग्लिश के। तो जॉन मिल्टन 1608 में बर्थ होता है, 74 में डेथ। पैराडाइज लॉस्ट एंड रिगेन्ड इनके फेमस राइटिंग्स हैं। शेक्सपियर के बारे में आज उनकी ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं। 1616 में शेक्सपियर की डेथ होती है। एज यू नो कि आप सभी को पता है शेक्सपियर कितने महान हैं, यानी कि जब भी कभी इंग्लिश लिटरेचर की बात चलती है तो किसका नाम सबसे पहले आता है? शेक्सपियर का नाम सबसे पहले आता है। क्यों आता है? उनकी ग्रेट वर्क्स की वजह से आता है, उनकी ग्रेट सेंस ऑफ आर्ट की वजह से आता है, ग्रेट वर्क इन आर्ट की वजह से आता है। यानी कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंग्लिश लिटरेचर को ही दान कर दी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आज वो पोइम पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर, जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में जो लिखा, उनकी प्रशंसा की, प्रेज की, और जो भी उनकी इमॉर्टैलिटी के बारे में लिखा। वैसे तो कोई अमर नहीं होता, लेकिन किसी भी आदमी की यादें वो अमर हो सकती हैं। तो उसी के बारे में जॉन मिल्टन ने इस पोएम में एक्सप्लेन किया।
लेट्स स्टार्ट बेटा। ऑन शेक्सपियर 1630 रिटन बाय जॉन मिल्टन। वो शुरू करता है, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। वो कहता है शेक्सपियर को क्या चाहिए, मेरे शेक्सपियर को, यानी कि वो शेक्सपियर को अपना मानता है, यानी कि वो मान रहा है कि शेक्सपियर ही उसके लिए सारा कुछ है, उसने उसी से सीखा। फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, बोन्स वैसे तो हड्डियां होती हैं, लेकिन यहां बात की गई है उनके अवशेष जो बच जाते हैं, अर्थियां, ठीक है। आपने गंगा में बहाने जाते हैं तो वो यहां उसको बोन्स कह रहा है। ऑनर्ड बोन्स यानी कि सम्मान लायक, सम्मानित अस्थियां। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, मेहनत करके काफी समय, लंबा समय लगाकर किसी मॉन्यूमेंट में रखा जाए। पाइल्ड स्टोन यानी कि पत्थर एक दूसरे पर पत्थर चिनकर एक मॉन्यूमेंट, एक मकबरा बनाया जाता है, एक स्मारक बनाया जाता है, उसे पाइल्ड स्टोन कहा गया यहां। वो कहते हैं, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। क्या मेरे शेक्सपियर को क्या चाहिए कि उसकी जो सम्मानित अस्थियां हैं, यानी कि जो उसकी बहुत ही सम्मान योग, जो भी सम्मान लायक उसकी जो अस्थियां हैं, जो अवशेष हैं, क्या उन्हें एक स्मारक में रखना चाहिए, उनको रखने की जरूरत है। अपने होता है ना कि बहुत जो, जिस आदमी ने कुछ ग्रेट वर्क किया है, जैसे आप मान सकते हैं इजिप्ट में अक्सर ऐसा हुआ करता था, जो उनकी राजा महाराजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, या उनके प्रीस्ट हुआ करते थे, जो भी बंदे ग्रेट इंपॉर्टेंस के हुआ करते थे, वो उनकी डेड बॉडीज को मम्मी बनाकर वो रख लेते हैं पिरामिड्स में। पिरामिड में मम्मीज ही पड़ी है ना बेटा, तो वो अभी तक पड़ी हैं, कई मतलब 3-3, 4-4 हजार साल हो गए, वो अभी तक वैसी ही पड़ी हैं। ऐसे तो गल जाएंगी, लेकिन बॉडी शेप कुछ हद तक उन्होंने मेंटेन कर लिया, वो केमिकल लगा लेते हैं उन पर, ठीक है। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्मारक बनाया जाए और उसमें तुम्हारी हड्डियां रखी जाएं, और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। रेलिक्स का सेंस बेटा वही है, यानी कि अवशेष। अपने जब किसी आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं तो बाद में नेक्स्ट डे तो उसमें वहां थोड़ी सी वो जो आप कह सकते हैं भस्म रह जाती है, स्वा, पंजाबी में उसे स्वा कहते हैं, भस्म कह सकते हैं, तो जो रह जाती है और उसमें कुछ हड्डियों के कचरे भी कई बार बच जाते हैं जो नहीं जलते हैं प्रॉपरली, तो वो अस्थियां या अवशेष, यानी कि उस आदमी का जो भी बचा कुचा है, ठीक है, रेलिक्स कह सकते हैं, यहाँ बोन्स कह रखा है, तो वो कह रहे हैं और दैट इज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड। हैलोड का मतलब ही बेटा ऑनर्ड ही है, यानी डिजर्विंग रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान लायक, जिनको सम्मान दिया जाता है। ऑन और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। फिर वही बात वो कहते हैं, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स और दैट इज हैलोड रेलिक शुड बी हिड अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। कि तुम्हारी जो सम्मान लायक अस्थियां हैं, रेलिक्स हैं, क्या उन्हें छुपा देना चाहिए एक स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, यानी कि वो पिरामिड इस तरह होते हैं ना, आपने देखा होगा पिरामिड ऐसे हैं, इजिप्ट की गीजे के पिरामिड जिन्हें कहते हैं बेटा, तो स्टार पॉइंटिंग यानी कि तारों की तरफ इशारा करते हुए। क्या वैसे पिरामिडों में तुम्हारी जो सम्मान लायक अवशेष हैं उन्हें वहां छिपा कर रख दिया जाए लोगों से परे, ताकि तुम लंबा जी सको, यानी कि लोगों को तुम याद रहो इन फ्यूचर कि शेक्सपियर नाम का कोई आदमी था, या तुम्हारी अस्थियों को पाइल्ड स्टोन किसी स्मारक या मकबरे में रख दिया जाए ताकि लोगों को याद रहे कि कोई शेक्सपियर था। वो जस्ट कह रहा है
डियर सन ऑफ मर्सी, ये क्वेश्चन पूछा था उसने शेक्सपियर को, क्या मेरे शेक्सपियर को ऐसी इमॉर्टैलिटी चाहिए, ऐसी याद चाहिए, ऐसा लॉन्ग लाइफ चाहिए कि ऐसी उसको लोगों को याद रखने के लिए पिरामिड या मॉन्यूमेंट्स में अपनी हस्तियां रखवानी पड़े। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दो सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। वो कहता है डियर सन ऑफ मेमोरी, यादों के प्यारे पुत्र, स्मृति के प्यारे पुत्र, यानी कि यादों के, तुम हर किसी की याद में या स्मृति में, स्मरण में बसे हुए हो, कोई तुम्हें भूल नहीं सकता। ग्रेट एयर ऑफ फेम, फेम होता है बेटा, आप कह सकते हो आजकल फेम के लिए सारा कुछ हो रहा है, सुर्खियों में आने के लिए, बहुचर्चित होने के लिए। फेम आप कह सकते हो मशहूरी किसी आदमी की हो जाती है, यानी कोई आदमी फेमस हो जाता है, ठीक है, स्टारडम यू कैन से, ठीक है। तो ग्रेट एयर ऑफ फेम, यानी कि तुम उस फेम के, उस स्टारडम के, उस बहुचर्चिता के हमेशा से क्या रहे हो बेटा, वो शेक्सपियर को कह रहा है कि उत्तराधिकारी रहे हो, तुम स्मृति के बेटे हो और उस तुम फेम के उत्तराधिकारी हो, यानी कि फेम हमेशा ही तुम्हारे साथ है, वो तुम हमेशा ही फेमस रहोगे, हमेशा ही तुम स्मृति में, स्मरण में, याद में रहोगे। डियर सन ऑफ मेमोरी, जस्ट वो एज अ उनको कंपैरिजन करके बता रहा है और उसको बता रहा है कि वो कितना हाई फाई आदमी था। What needest thou such weak witness of thy name? Thou और thy बेटा सेकंड पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं what needest thou, तुम्हें क्या चाहिए, such weak witness of thy name, तुम्हारे नाम की गवाही देने के लिए ऐसे कमजोर गवाह, कमजोर शब्द, कमजोर चीजें चाहिए। यानी कि वो पहले बात करके आया ना कि तुम्हारे जो ऑनर्ड बोन्स हैं, जो हैलोड रेलिक्स हैं, उन्हें पिरामिड या पाइल्ड स्टोन के अंदर रख दिया जाए। तो अब वह पूछ रहा है कि क्या तुम मेमोरीज के इतने बड़े बेटे हो, यानी कि हर किसी की याद में बसे हुए हो, फेम की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, फेम तुम्हारे आगे पीछे है, क्या अभी भी तुम्हें ऐसे, यानी कि पिरामिड, वो उनको बता रहा है कि वीक विटनेस, पिरामिड में देखो कितने बड़े राजाओं की मूर्तियां पड़ी हैं, वो ममीज पड़ी हैं, अपने को पता है वो कौन राजा है? नहीं, बिकॉज अपने को उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी शेक्सपियर की कोई पिरामिड नहीं है, कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, स्मारक नहीं है, तो अपने को पता है शेक्सपियर कौन है। इसीलिए वो कह रहा है कि तुम हर किसी की याद में हो, तुम फेम तुम्हारे आगे पीछे है, तो फिर भी तुम्हें ऐसे वीक विटनेस चाहिए कि कोई शेक्सपियर नाम का आदमी हुआ था, ऐसे वीक विटनेस क्रिएट करना चाहते हो। जस्ट बात कर रहा है, शेक्सपियर को नहीं कह रहा है, शेक्सपियर इज ऑलरेडी डेड। वो उसकी प्रशंसा में, प्रेज में ऐसी बातें लिख रहा है कि मेरा शेक्सपियर, या विलियम शेक्सपियर को कह रहा है अपना गुरु मानकर, उस्ताद मानकर, कि वो इतना महान था कि उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं थी। दो इन अवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट has built thyself a live long monument। वो कहता है तुमने हमारे वंडर एंड एस्टोनिशमेंट में, वंडर यानी कि हमारे जो हम आश्चर्यचकित रहते हैं, विस्मयता में रहते हैं, हम हैरान हो जाते हैं, यानी कि हमारी हैरानी में, आश्चर्यचकिता में तुम ही हो, और तुमने उसमें बिल्ट कर लिया है अपने लिए एक लाइव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, एक निरंतर चलने वाला, सदाबहार या अनंत काल तक जिंदा रहने वाला स्मारक। कि तुम मेमोरी के बेटे हो, यानी कि मेमोरीज में रहते हो, फेम तुम्हारे आगे पीछे रहती है, तो तुमने हमारी हैरानी में, विस्मयता में, आश्चर्यचकिता में क्या कर लिया बेटा, वंडर एंड एस्टोनिशमेंट में एक अपने लिए लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, हमेशा के लिए स्मारक बना लिया है। जो आदमी किसी की यादों में, स्मरण में, बातचीत में, लोगों में आ जाए, उसको किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं होती।
मान लो श्री रामचंद्र, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, मोहम्मद साहब, तो किसी को भी इन स्मारकों की जरूरत नहीं है, किसी को भी उनके लिए कोई खास जगह बनाने की जरूरत नहीं है। वो लोगों की स्मृतियों में है, लोगों के ध्यान में है, लोगों की हैरानी में है, लोगों की बातों में है, लोगों की चर्चाओं में है, शिक्षाओं में है, ज्ञान में है, डेली लाइफ में है, रूटीन में है। तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, उनको फेमस करने के लिए या उनको संभाल के रखने के लिए कि वो लॉन्ग लिव रहें, हमेशा अमर रहें, उनके लिए मॉन्यूमेंट या उनके लिए कुछ खास जगह बनाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ऑलरेडी फेमस है। उसी तरह वो शेक्सपियर को कह रहा है, क्योंकि उसके लगता है कि जो शेक्सपियर की राइटिंग्स हैं वो ही बहुत महान है, उसके लिए किसी मॉन्यूमेंट की जरूरत नहीं है। फॉर वायलेस्ट to the shame of slow endeavoring art, thy easy number flow, and that each heart hath from the leaves of thy unvalued book those Delphic lines with deep impression took. वो कहता है जब, फॉर वायलिस्ट, वायलिस्ट का मतलब वो कह रहा है जब, और फॉर यहां रीजन के सेंस में आ रहा है, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि जब, तो द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट, द इजी नंबर फ्लो, दाई इजी नंबर फ्लो, जब लोगों का जोर लग रहा था, यानी कि पोइट्री बेटा एक ऐसी चीज है जो आसान नहीं है। आप बैठ जाएं, मैं बैठ जाऊं, कलम पकड़ लें और लिखने लग जाएं भी मैं आज एक पोइम लिख दूंगा, तो ऐसी बात नहीं। आप मानो कि पोइम एक डिवाइन चीज है, भगवान ने जिसे वो कह सकते हो कि एक दिया है, गुण दिया है, विर्चू दिया है, जिस पर भगवान की कृपा है, गिफ्ट ऑफ द गैब कह लो, आईक्यू कह लो, जो सीमाओं से परे जाकर कुछ अलग सोच सकता है वही पोइट्री लिख सकता है। पोइट्री लिख तो लेंगे लेकिन वो चलेगी नहीं, कोई सुनेगा नहीं ना। लोग सुने, ऐसी पोइट्री लिखने के लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए, ऑलमाइटी की। तो पोइम, पोइट्री, कुछ भी एक ऐसी चीज है जो टाइम लेती है। स्लो एंडेवरिंग आर्ट, स्लो मतलब धीरे, एंडेवरिंग का मतलब होता है बेटा विच टेक्स एफर्ट्स। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, यानी कि एफर्ट्स। तो एंडेवर वो देखा ना आपने, गाड़ी भी आती है फोर्ड एंडेवर, तो यानी कि वो एफर्ट्स, लॉन्ग कॉन्टिन्यू एफर्ट्स के लिए वो वर्ड को चूज किया गया है। तो यहां वही कह रहा है स्लो एंडेवरिंग आर्ट, तो वो ऐसी आर्ट है जो लगातार एफर्ट्स चाहती है, जिससे हमेशा एफर्ट्स चाहिए, काम करना पड़ता है, फिर पोएम, पोइट्री लिखी जाती है बेटा। तो फॉर वायलेस टू द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट, thy easy number flow, and that each heart hath from the leaves of thy unvalued book. जब आम लोगों के लिए पोइम और पोइट्री लिखना बहुत ही मुश्किल काम था, जोर लगता था, स्लो था, एंडेवरिंग आर्ट थी, यानी कि बहुत ही मुश्किल, जिसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, भगवान की कृपा से लिखी जाती है, ऐसा मान सकते हैं आप। यानी कि उसके लिए वो गुण होना चाहिए पोइम लिखने का आपके पास। दाई इजी नंबर फ्लो, दाई तुम्हारा इजी नंबर फ्लो कर रहा था, यानी कि तुम मजे से लिख रहे थे, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं थी, जैसे अपने आप ही तुमको वो बातें सूझ रही थी, तुम्हें अपने आप वैसा ज्ञान हो रहा था और तुम लगातार लिटरेचर लिखते जा रहे थे। दाई इजी नंबर फ्लो, तुम्हारा जो नंबर था राइटिंग्स का, पोइम का, लिटरेचर का, वो बढ़ता ही जा रहा था, तुम लिखते ही जा रहे थे। तुम्हारी इतनी राइटिंग्स, तुम्हारे इतने वर्क्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। दाई इजी नंबर फ्लो, और वो दाई इजी नंबर फ्लो को ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हारे सुरीले पॉइंट्स का नंबर या तुम्हारे सुरों का बहाव वो चल ही रहा था, लोगों को उसमें मुश्किल आती थी, लेकिन तुम्हारे सुरीले सुरों का जो प्रवाह था
बहाव था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो वैसा अपनी मस्ती में ही चल रहा था। एंड दैट ईच हार्ट हैड फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, और हर मन यानी कि आपका मन, अंतर मन, हैद का मतलब होता है हैज, रखना, फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इंप्रेशन टुक, कि हर एक मन ने उस अनवैल्यूड बुक का मतलब होता है बेटा इनवैल्यूएबल, यानी कि जिसको पैसों में, तराजू में, कीमत में नहीं तोला जा सकता, वैसी महान किताब से पत्तियां ले ली हैं। पत्तियां कह लो, पत्तियां का सेंस यहां दिया गया है कि उससे कुछ ना कुछ पाया है। हर एक मन ने वो तुम्हारी राइटिंग्स को पढ़कर कुछ ना कुछ पाया है। Those Delphic lines with deep impression took, उन महान लाइनों में से उत्कृष्ट, भव्य, हैरान कर देने वाली जो तुमने लाइनें लिखी हैं, उनमें से लोगों ने डीप इंप्रेशन को लिया है, यानी कि बहुत ही गंभीर उन पर प्रभाव पड़ा है। हर मन पर तुम्हारी हर एक लाइन का बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। Then though our fancy of itself bereaving, bereaving का सेंस होता है बेटा इन सैडनेस, आप कह सकते हैं शोकाकुल, आत्मविमोह, यानी कि जब आपका कोई अपना आपसे दूर हो जाता है, तो जो सैडनेस की फीलिंग आती है, जो आप भाव विभोर हो जाते हैं, उसे bereaving कहा गया है। ठीक है। Then though, और तुम्हारे लिए, our fancy of itself bereaving dost make us marvel with too much conceiving, पहले कह रहा है our fancy of itself bereaving, कि हम भाव विभोर हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं जब हम कल्पना करते हैं, बिकॉज हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। जैसी कल्पना शेक्सपियर कर सकता था, या तुम कर सकते हो, शेक्सपियर को कह रहा है वो, जैसी कल्पना तुम कर सकते थे, यानी कि ही वाज सन ऑफ इमेजिनेशन। लोग कहते हैं शेक्सपियर वाज अ सन ऑफ इमेजिनेशन, कि वो कल्पना का बेटा था, इतनी हाई इमेजिनेशन थी उसकी। तो हम जब कल्पना करने जाते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं, आत्म विमोह हो जाते हैं, हमें लगता है कि जो कल्पना कर सकता था वो तो हमसे बिछड़ गया है। ठीक है। Dost make us marvel with too much conceiving, और जब हम तुम्हारी वो रचनाएं, तुम्हारी राइटिंग्स, तुम्हारी वर्क्स पढ़ते हैं, कंसीव होता है ग्रहण करना, तो जब हम इतना पढ़ते हैं तुम्हारी चीजों में से डिफरेंट आइडियाज हम लेते हैं, हमें नया नया चीजों के बारे में पता लगता है, तो डॉस्ट मेक अस मार्वल, वह चीज हमें जड़वत बना देती है, हम हैरान हो जाते हैं, हिल हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना रुक जाता है कि कोई इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। एंड सो sepulchred in such pomp dost lie, that kings for such a tomb would wish to die. And so sepulchred in such pomp dost lie, और sepulchred आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां मृत्यु शैया को रखा जाता है, या मान लो किसी मृत आदमी को रखा जाता है। एंड सो sepulchred in such pomp dost lie, pomp होता है शानो शौक से बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज की जो अच्छाई दिखाई जाती है, उसे pomp कहते हैं, pompous, शानो शौक। तो तुम ऐसे शानो शौक से sepulchred में पढ़े हो, that kings for such a tomb would wish to die, कि राजा महाराजा भी ऐसे मकबरे में मरने के लिए तरसते हैं। कैसे मकबरे में? जिस मकबरे में तुम मरे हो, यानी कि लोगों की यादों में हो तुम, फेम तुम्हारे पीछे है, तुम्हारी रचनाएं, कृतियां, राइटिंग्स, पॉइंट्स, वर्क्स, आर्ट्स जब लोग पढ़ते हैं तो वो बहुत उसको कंसीव करते हैं, उसका इंप्रेशन जाता है, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। They become marble, they are in wonder and astonishment। तो तुम्हारा इतना उन पर प्रभाव है
कि तुम उनकी स्मृतियों में से, उनकी मेमोरीज में से कभी भी नहीं जाओगे। लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट तुमने उनके दिलों में क्रिएट कर लिया है, अपने रीडर्स के। तो ऐसे मृत्यु छाया पर सेफलकर्ड में, ऐसी टूम में, कौन सी टूम, कौन सा मकबरा जो तुमने लोगों के दिलों में क्रिएट किया है, ऐसे मकबरे में मरने के लिए राजा महाराजा भी स्ट्राइव करते हैं, तरसते हैं। तो दैट वाज द पॉइंट बेटा। तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे शेक्सपियर ने ऐसी चीजें प्राप्त कर ली हैं जिसके लिए राजा महाराजा तरसते हैं, वो लोगों की स्मृति में है, मेमोरीज में है। तो ही इज ऑल अबाउट ऑफ प्रेज ऑफ शेक्सपियर। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, फाइंड आउट द वर्ड्स यूज्ड फॉर मॉन्यूमेंट इन द पोएम। मकबरों के लिए, मॉन्यूमेंट के लिए इस पोएम में क्या क्या शब्द यूज हुए हैं। सबसे पहले पाइल्ड स्टोन है, फिर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड है बेटा, फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग लिव मॉन्यूमेंट ही खुद एक है, फिर उसके बाद सेफलकर्ड है, फिर टूम है। ये सारे वो शब्द हैं जो मॉन्यूमेंट्स के लिए यूज किए गए, यानी कि अ प्लेस टू टू प्लेस मेक इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैड डाइड, जो मर चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द इजियर फ्लो, इजियर नंबर फ्लो। क्या उस पोइट क्या कहना चाहता है? पोइट कहना चाहता है कि पीपल आर स्ट्रगलिंग विद स्लो एंड डेवरिंग आर्ट एंड योर writings and you can say your number is easing flow, you have no problem in writings in such numbers, कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तुमने इतने फ्लो में इतनी ज्यादा राइटिंग्स लिख रखी है, तुमने इतने लोगों को इम्प्रेस कर रखा है, तुम इतनी स्पीड से, इतनी आसानी से पोएम्स, राइटिंग्स लिख लेते हो जो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तुम्हारे स्वरों का प्रवाह लगातार चल रहा है। Why does the poet ask that Shakespeare's hallowed relics be hidden under star-pointing pyramid? वो क्यों पूछता है कि एक पिरामिड में उसे रखना चाहिए? बिकॉज वो चाहता है कि जो शेक्सपियर है वो अमर हो जाए, लेकिन वो जस्ट पूछ रहा है, लेकिन चाहता नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि उन लोगों की मेमोरीज में ऑलवेज सेफ हो। What do you understand by self-believing? सेल्फ बिलीविंग से क्या समझते हो? सेल्फ बिलीविंग से आप समझते हैं जब आपका कोई अपना आपसे दूर हो जाता है, आप किसी से इतना लगाव कर लेते हैं कि जब आपको लगता है कि वो आपके पास नहीं है, यू फील अलोन एंड सैडेड। हाउ डिड शेक्सपियर मेक हिज लाइव लॉन्ग मॉन्यूमेंट? उसने कैसे किया है अपना लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट? बिकॉज उसकी राइटिंग्स ने लोगों को इम्प्रेस किया है। ही इज अ सन ऑफ मेमोरी, ही इज हायर ऑफ फेम। व्हाई डिड मिल्टन फील इट वाज नॉट नेसेसरी टू पुट अ मॉन्यूमेंट फॉर शेक्सपियर? ऐसा जरूरी क्यों नहीं था? द सेम आंसर, बिकॉज वो लोगों की यादों में है। व्हाट डज द वीक विटनेस ऑफ दाई नेम रेफर टू? कौन सा वीक विटनेस की बात की गई है? ये पिरामिड्स, ये मॉन्यूमेंट्स वीक विटनेस हैं शेक्सपियर के लिए, क्योंकि उसको ऐसे विटनेस की जरूरत नहीं है। व्हाट विल बी द बेस्ट ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर? शेक्सपियर के लिए बेस्ट ट्रिब्यूट क्या रहेगा? बेस्ट ट्रिब्यूट यही रहेगा कि लोग उसकी रीडिंग्स, यानी कि उसकी राइटिंग्स, उसकी पॉइंट्स को पढ़ें, उसको याद करें एंड बी इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क्स। दैट वाज द एंड ऑफ द पोइम। जॉन मिल्टन ने बहुत ही खूबसूरत पोइम लिखी है शेक्सपियर पर, और शेक्सपियर के बारे में बहुत ही खूबसूरती से बताया है। तो इस पोइम के बाद आप पीडीएफ देख लेना और उससे पढ़ लेना। इसके बाद आप नेक्स्ट पोइम के लिए तैयार रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।